हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ मेरे जीवन की छोटी सी यात्रा की कहानी। हम सब जीवन में कुछ करना चाहते और हम सफल बनना चाहते। अब सफलता का नाप क्या है? क्या सफलता ज़्यादा पैसे या रुपए मिलने से होता है, या महंगी महंगी चीज़ अगर हमारे पास होता है तो होता है, या हम परिवार के साथ सकुशल खुशहाली में रहे तो होता है? मुझे मानना है वो इंसान सफल हम मान सकते जो हमेशा संतुष्ट रहता है। अब संतुष्टि कैसे आता है? संतुष्टि तब आता है जिसके लिए हम बने वो हम कर पाए। अर्थात अगर वो खाना है और खाना हम खा ही नहीं पाए तो पेट भरेगा ही नहीं, संतुष्टि नहीं आएगा। अगर वो गाड़ी है जो गाड़ी चले नहीं, गाड़ी बस देखने में सुंदर है, या हवाई जहाज़ है जो आसमान में छलांग मार के पर निकालते हुए नहीं जा सकते, देखने में चाहे कितना ही सुंदर है, एरोस्टेस चाहे कितना ही सुंदर हो, लेकिन वो उड़ ही नहीं सकता, तो वो संतुष्टि नहीं है। उस हवाई जहाज़ का जो जिस वजह से वो बना है वो व्यर्थ हो जाता है। तो हमारे जीवन दोस्तों इसलिए बना है कि हम उस जीवन में हम कुछ ऐसे हम ऐड करें, हम पृथ्वी के लिए कुछ ऐसे करें जो करते हुए हमें बड़े खुशी मिलती है। हमको हम जिस पद में है, जिस जगह है, हमको ऐसे लगता है कि हाँ, हमने कुछ जोड़ा तो है पृथ्वी के लिए, इस पर्यावरण के लिए, दूसरों की जीवन के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए तो सभी करते। थोड़ा ज़्यादा भाषण हो गया, आइए हम लौटते हैं मेरा जीवन की कहानी पे। मैं जन्मी थी कलकत्ता में बहुत बहुत पहले 60 दशक में। फिर मेरा पिताजी का जो है ट्रांसफरेबल सर्विस हुआ करता था, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। मेरा शैशव जो है शिलांग शहर में बीता। ऐसे करते हुए जब मैं बड़ी होती गई, साहित्य अनुराग मेरे अंदर था, लेकिन मैं विज्ञान पढ़ने चली गई। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स में किया। उसके बाद मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट देखा। उन दिनों में जो है किसी को पता नहीं होता था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर होता क्या है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था ये क्या चीज़ है। मुझे आकृष्ट किया था एयरपोर्ट का जॉब है, तो हमको लगा कि चलो अच्छा जॉब होगा, बड़े बड़े शहर में होगा। और जब हम इस सिलेक्टेड होके हम इस जॉब में आए तो हमने देखा कि मेरे पहले जो भी महिलाएं थी उन्होंने वो जॉब छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो जॉब बड़े टफ हुआ करता था। शिफ्ट ड्यूटीज़ में जॉब होते थे, आपको सुबह आने होते थे, आफ्टरनून में आने होते थे, नाइट में आने होते थे। जब लोग सो रहे तो आपको जॉब करने होते थे। मुझे सब ने कहा कि ये जॉब आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ के चले जाए। मेरा कलीग ने मुझे ऐसे कहते थे, और आप जो है सिविल सर्विसेज में चले जाए, आईएएस बन जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे वो जॉब बड़े अच्छे लगे। एक चीज़ दोस्तों मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप नकारात्मक सोच में आगे बढ़ते हो तो हर जगह आपको जो है ना प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज दिखेंगी, और अगर सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हो तो प्रॉब्लम्स में भी आपको अवसर, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से मुझे वो जॉब बहुत अच्छा लगा, और उस जॉब की सारे लाइसेंसेस मुझे प्राप्त हो गया बहुत जल्द। मैं भारतवर्ष के अंदर प्रथम महिला बन गई जिनके पास एरिया कंट्रोल सेंटर का जो ऊपरी आसमान को संचालन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए जो लाइसेंस है वो मुझे मिल गया। आगे बढ़ी, मैं एयर ट्रैफिक सर्विसेज का मेरे ख्याल से प्रथम महिला इंचार्ज बनी भारतवर्ष के अंदर। जयपुर शहर में, जयपुर विमानतल में सन 1997 में मेरे से पहले कोई महिला शायद नहीं बनी। उससे आगे चल के मैंने विभिन्न भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एयरपोर्ट का जो विभाग होते उन सभी विभाग का प्रबंधन किया, इंचार्ज बनी। और जो भी मुझे मेरा वरिष्ठ ने काम दिया, कभी मैंने डिफ़िकल्टी तो बहुत आई, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि हम डिफ़िकल्टी को ना देखें,
हम उस पर अपॉर्चुनिटी क्या है देखें और सल्यूशन को देखें, आगे बढ़ते गए। और एयरपोर्ट डायरेक्टर जो महाप्रबंधक स्तर का एयरपोर्ट डायरेक्टर का इंटरव्यू में मैं भाग लिए। मुझे इंदौर एयरपोर्ट में 2017 में यहाँ पदस्थ कर दिया गया। जब मैं यहाँ पदस्थ हुई तो लोगों ने वापस कहा कि ये एयरपोर्ट जो है इतना अच्छा नहीं है, यहाँ का जो है वातावरण इतना अच्छा नहीं है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ आएगी, कार पार्किंग का खास प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाया गया। लेकिन मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स बोले, मेरा एक आदत है मैं उसको कम सुनती हूँ, उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करती हूँ दोस्तों कि कहाँ पे उससे सल्यूशन निकले। तो आगे बढ़ी और हमने शुरुआत बाथरूम से किया था, टॉयलेट्स में हमने सुधार किया। इस एयरपोर्ट में पहले यूरिनल में जो है यूरिनल मैट नहीं हुआ करता था, बहुत सारे चेंजेस हमने किया। धीरे धीरे एयरपोर्ट में हम फर्स्ट एयरपोर्ट बने। महिलाओं के लिए हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया। बाद में पूरी भारत में सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो है महिलाओं के लिए लगा दिया गया। इंसिनेटर लगाया महिलाओं के लिए। प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट, हमारे एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट बने प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट 2018 में। साइन लैंग्वेजेस जो हमारे कार्मिक को हमने सिखा दिया ताकि हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड यात्री अगर आए तो उनके साथ हम संपर्क कर सके, उनको हेल्प कर सके। ये हमने जब किया उसके बाद पूरी भारत में अभी साइन लैंग्वेज का आदेश हो गया। हमने यहाँ पे कार पार्किंग का पहले 5 मिनट या 7 मिनट का वो था, उसके आप अगर 7 मिनट के बाद अगर आप निकास करते तो आपको कुछ रुपए देना पड़ता, तो वो हम एबॉलिश करके नया नियम यहाँ पे लागू किया। और ये सब जो चीज़ हमने किया, एक टीम एयरपोर्ट का टीम में जो खुशी की बात है, केवल एयरपोर्ट नहीं, साथ में जो है शहरवासी भी हमारे टीम में ज्वाइन कर लिए। और हम सबका एक ही लक्ष्य होता था कि हम सहजता से यात्रियों को सुविधा कैसे हम दे पाए। दोस्तों, ये दुर्लभ अवसर था एक डायरेक्टर बनने का। और उस अवसर का, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि एक डायरेक्टर अगर ठीक से डायरेक्टर के काम नहीं करे तो फिर शहरवासी और यात्री को इतना खुशी नहीं मिलेगी। तो उसको जस्टिफाई जब कर पाते तो उस जो इंसान डायरेक्टर बनता है उसको भी खुशी होती है कि हाँ चलो वो मैंने काम कर पाई, वो जिसके लिए मैंने वो खाना बनाया उसको संतुष्टि हुआ। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी, अगर आप म्यूजिशियन बनते तो ऐसे म्यूजिशियन बने कि आपको संतुष्टि हो, तो ही आप सफल बनोगे। अगर आप पायलट बने तो ऐसे पायलट बने कि आपको संतुष्टि हो। ये इंसान याद रखे कि जो काम करते हैं ना, या जो जीवन जीते हैं, वो केवल आप और ईश्वर के बीच में संबंध है। आप जब आए तो भी ईश्वर की परमपिता की इच्छा से आए, और ये निश्चित है जो आता है वो जाता भी है। तो जब जाओगे वो भी निश्चित है, पहले से आना और जाना दोनों निश्चित है, जो हमारे बस में नहीं है। समय का चक्र में हम जो है आगे बढ़ते जाते, लेकिन क्या हमारे बस में है? हमारे बस में केवल एक चीज़ है, करना। तो हम ऐसे कार्य करें कि हम पलट के देखें, उन समय का हिसाब अगर ले तो हम इतना खुश हो, इतना संतुष्ट हो, और हमको लगे कि हमने जीवन ठीक से निर्वाह किया। मैं दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग युवा पीढ़ी जो है हमारे कल का भारत है, और हम चाहते हैं कि भारत जो है इतना अच्छा बने। आप लोग एक एक जन जो है स्वामी विवेकानंद जी की तरह हो, तो आप लोग देश को सबल बनाएं, और एक एक जो जने जो है ऐसे हम विवर्तन करें ताकि देश जो है पुनः जो है सोने की भारत बन जाए। आप सबको शुभकामनाएं और जय हिंद बोलते हुए नमस्कार। मैं ज्योति शर्मा, महिला थाना प्रभारी इंदौर वर्तमान में हूँ। देखिए 1998 बैच की सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, और बचपन में ही फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई जब मैं 17 ईयर की थी, और पूरी फैमिली में हम लोग केवल सिस्टर्स और माँ मतलब फ़ीमेल ही थे। तो सबको लगा कि अब कैसे मतलब मैनेज हो पाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला शक्ति देता है, और हम लोगों ने स्ट्रगल किया और ये एग्ज़ाम्स दिया। एग्ज़ाम देने के बाद इसको क्लियर किया,
और पुलिस फोर्स में आ गई। उसके बाद फिर बस ये समझ लीजिए जैसे कारवां चलता है वैसे समय निकलता गया और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई। बस ये है कि उस समय मतलब मन में कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है कोई बात नहीं, लोगों को 1998 आज से समझ लीजिए 20-21 साल पहले की चीज़ है, तो सबको लगता था कैसे लड़कियां हैं, पूरे घर में महिलाएं हैं, कैसे करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था कि नहीं, करना है ही और सबको बताना है, सबको दिखाना है कि नहीं, हम लोग भी फीमेल हैं तो क्या हो गया, लेकिन कर सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं, एक अच्छे जगह पर जा सकते हैं। और मेरी सिस्टर्स भी अभी सभी अच्छे मतलब वेल सेटल्ड हैं, माँ हैं। और उसके बाद फिर वही चीज़ कहीं ना कहीं मन में हमेशा रही और पुलिस फोर्स बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि नीडी जो लोग हैं उनकी हेल्प करने का, उनकी मदद करने का। तो उस पर से फिर 2014 में जब मेरी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पोस्टिंग हुई इंदौर महिला थाना प्रभारी, और अभी 2020 में मेरी सेकंड टाइम हुआ है पोस्टिंग यहाँ पर। तो एक दिन बस ऐसे ही बैठे थे तो एक काउंसलिंग चल रही थी हमारे यहाँ, चूँकि अगर फीमेल आती है, कंप्लेनेंट आती है, तो हम लोग कंप्लेंट लेके उसकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि फैमिली मैटर होते हैं। एकदम से अगर एफआईआर करेंगे तो फैमिली टूट जाती है, फिर उसके बाद बनने की कोई संभावना रहती नहीं है। तो देखा कि उसके 2 बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, पति बार बार कह रहा है नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना, मैं तो रखूँगा ही नहीं, फलाना ठिकाना। तो लगा कि अगर वाकई ये नहीं रखेगा तो कैसे ये अपने आप को सर्वाइव करेगी, अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगी, अपने भरण पोषण कैसे करेगी। तो मन में कहीं ना कहीं विचार आया। तो जो हमारी इमीडिएट बॉस है, हमारी एडिशनल एसपी मैडम है मनीषा पाठक सोनी मैडम, तो उनसे बात की तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए। तो लगा कि कुछ ऐसा करें कि यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की शिकार है, वो थाने आ रही है, तो कानूनी मदद के साथ साथ जो हम देते हैं कानूनी मदद, उसके साथ साथ हम उसको अगर कोई रोज़गार या कोई मतलब कुछ ऐसा कर सकें कि वो स्वयं को आत्मनिर्भर बना सके, समाज में सबके सामने सर उठा के खड़ी हो सके। तो ऐसी कोई अगर हम मदद उसकी करें तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसके पीछे पूरा परिवार है, बच्चे हैं, हो सकता है माता पिता भी हों, हो सकता है कई मैटर में सास ससुर भी हों, मतलब लड़का अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देता है, ऐसे में उसको एक संबल मिलेगा। तो हमने इसी तरफ कदम उठाया। हमने काफ़ी जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं और काफ़ी NGOs हैं उनसे बात की, तो वो बिल्कुल तैयार हुए। तो हमने धीरे धीरे जो हमारे यहाँ महिलाएं आ रही हैं, हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, जो हमारे यहाँ पीड़ित महिलाएं हैं और उनके पास मतलब खाने कमाने के लिए कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क, जिसे तत्कालीन DIG श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर, जो वर्तमान में IG सर हैं इंदौर के, तो उन्होंने विधिवत उद्घाटित किया। हमने धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू किया। अभी हमारी आप ये समझ लीजिए कि 3 महिलाएं अपना एक पेट्रोल पंप पे हैं, जहाँ पर वो महिला पेट्रोल पंप है और उसको हम लोग रिव्यू भी करते हैं, उसको फॉलोअप भी करते हैं। बहुत अच्छी हैं, खुश हैं, मस्त अपना खुद अर्न कर रही हैं। और उसके अलावा 6 महिलाएं हमारी, जो ये आपने देखे होंगे जगह जगह अभी पिंक टॉयलेट्स बने हैं, जो नगर निगम इंदौर और स्मार्ट सिटी के जॉइंट वेंचर्स हैं, वहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ पर महिलाएं हमारी हैं जो केयर टेकर के रूप में हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं और वो घर से बाहर निकल नहीं सकती जॉब के लिए, तो हमने उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया और उनको सिलाई वगैरह करना सिखाया, जिसमें वर्तमान में जो कपड़े की थैलियाँ, मास्क वगैरह जो हैं वो बना रही हैं और बाकायदा उनको काम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। चूँकि धीरे धीरे ही कोई चीज़ होती है, तो अभी वे सब आत्मनिर्भर हैं। अभी तक हम 12 महिलाओं को रोज़गार, कानूनी मदद के साथ साथ हम उन्हें आत्मनिर्भर भी बना चुके हैं। ये हमारा सिलसिला जारी है। मेरा एक सुसाइड बेस पर ये कहना है कि एक क्षणिक पल होता है जब हम पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरे होते हैं, या कोई भी किसी के साथ, हर व्यक्ति के साथ उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि वो बिल्कुल हताश हो जाता है। लेकिन उस हताशा से निकलना, अपने आप को ऊपर उठाना, यही तो ज़िंदगी है ना। बस ये सोचना चाहिए हमें कि एक बार लाइफ मिली है, हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, लोगों को हम कितना अच्छा दे सकते हैं। बस वो जो पल होता है, वो जो क्षणिक टाइम होता है, वो समय होता है, उस समय अगर हम धैर्य रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो एक पल, आगे के 2-4 दिन, पीछे के 2-4 दिन ऐसा होता है, हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें
जिससे हमें संबल मिलता है, जिससे हमें बल मिलता है, जो हमें मोटिवेट करता है, तो हमारा वो जो समय है वो निकल जाएगा। और जब वो समय निकल जाता है ना, तब व्यक्ति कभी सुसाइड करने का नहीं सोचता। तो इसीलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि प्लीज़, आप हमारी जनरेशन है, हमारा भविष्य है, आप अपने आप को धैर्यवान बनाएं। सबसे बड़ी सीढ़ी जो आप कहेंगे आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की, वही है। किसी को आज सब कुछ मिल जाता है, किसी को आज न मिलके कल मिलता है, लेकिन मिलना ज़रूर है। तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने आप को समझें, इस जीवन को समझें। यही मेरा आप सभी को कहना है। थैंक यू। मैं वंदना वैद्य वर्तमान में सचिव लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ हूँ। तो मैंने अपनी जो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के बाद स्टेट सिविल सर्विस तक का जो मुकाम है, इसमें स्ट्रगल तो सबके साथ होते ही है। मेरे जो पिताजी हैं वो जुडिशियरी सर्विस में से हाई कोर्ट जज के पद पर रिटायर हुए, और हमारे घर में कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। तो हमारे घर में इस तरह का कुछ माहौल था कि मैंने हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों को आते जाते देखा, तो मन में एक उत्सुकता थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए। मेरे पापा की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में थी, तो मैं हमेशा, हमारे पापा जो है घर के पास जो सरकारी स्कूल होता था, हिंदी मीडियम स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आए तो साइंस से ग्रेजुएट किया, फिर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर चूँकि मेरे पिताजी जज थे तो मेरी भी रुचि लॉ की पढ़ाई करने की हुई। फिर उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई करी, LLB किया। अब उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सिविल जज बनूं या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी बनूं। अच्छा, इन्हीं सब तैयारियों के बीच में मैंने महिला बाल विकास में भी एक बार फॉर्म भरा था, वैकेंसी निकली थी। फिर मैं लेक्चरर रही हायर सेकेंडरी स्कूल ट्राइबल डिपार्टमेंट में, कुछ समय तक मैंने कोदरिया के स्कूल में पढ़ाया भी है। तो एक पढ़ाने का लाभ ये था कि एक तो अपने विषय का एक पढ़ाने से अभ्यास होता रहता है, और एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैंने 93 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैंने अपने बैच में टॉप किया था। फिर जब प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में मैं जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुई, तो वहाँ पर मैंने उस वक्त दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए। वो था, एक जबलपुर में भूकंप आया था जो लगभग 6 रिक्टर स्केल का था। उस वक्त IT का ज़माना नहीं था, और हम लोग नए नए डिप्टी कलेक्टर बने थे, जिनको सवेरे से फील्ड में भेज दिया जाता था। तो अब सोचते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे, आज इतनी हिम्मत ना होगी। उस वक्त एक युवा रहते हैं तो इतना सारा काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सहायता राशि वितरित की जाएगी, तो वो हम लोगों ने बांटी। और उस वक्त टूटे मकान देखे लोग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सहायता राशि पाने के लिए अधिकारियों को भ्रमित भी करने का प्रयास करते हैं। उन सबके बीच में जूझते हुए ये काम किया। फिर उसके बाद अब आजकल तो इलेक्शन हुए थे, तब जबलपुर में हम लोग एक दिन जब मतगणना स्थल पे जाते थे तो अगले दिन कब लौट के आएंगे इसका मालूम नहीं रहता था। मतपत्र को गिनना मैनुअली, अब आज के ज़माने में सोचे तो बहुत कठिन टास्क है। उस वक्त मेरी बेटी भी कुछ माह की थी, जिसको मैंने पहली बार 1.5 दिन के लिए अपने से दूर रखा। और इस तरह से मेरी कुछ जबलपुर की कुछ ऐसे यादें हैं। पर यह था कि जब भी मतगणना के बीच में बहुत कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पॉलिटिकली खूब घमासान हो जाते हैं, उपद्रव करते हैं लोग, तो आप किसी भी समस्या को शांत चित्त होकर सुने और तत्काल रिएक्ट ना करें तो समाधान अपने आप मिलता है। ये मैंने उस घटना से सीखा। फिर मैं सिवनी में से ज्वाइंट कलेक्टर पोस्टेड रही। फिर उसके अलावा सिवनी में मेरे पास जेल सुप्रिटेंडेंट का चार्ज था। फिर उसके बाद मुझे 2009 बैच का IAS अवार्ड हुआ, और मैंने IAS बनने के बाद में मेरी पोस्टिंग यहाँ पर इंदौर में अपर आयुक्त के रूप में रही, और उसके बाद में लोक सेवा आयोग सिडनी में सचिव के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ मेरा बहुत युवाओं से मुलाकात होती है, क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं युवा अक्सर PSC की तरफ उनका रुझान रहता है। UPSC और PSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आज हर तरह की कोई भी नौकरी है फटाक से एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित हो जाती है, एक सिलेबस होता है। तो अब PSC में पास होना या फेलना किसी भी ऐसी योग्यता का मापदंड नहीं है कि आप PSC में पास नहीं हुए तो आप फेल हो गए। PSC क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सब
पास होते हैं, सब बच्चे मेहनत करते हैं, पर उस वक्त जब आप प्री पास करते हैं, आप 3 घंटे के अंदर जो आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है आप उस पर टिक मार्क कर देते हैं। फिर कई बार बाहर आने के बाद लगता है कि अरे हमें ये मालूम था पर हम उसको गलत अटेम्प्ट करे आए, या फिर कई बार उस वक्त इतना ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि आप उसमें कोई अपने आप कोई नई पढ़ी चीज़ भी उसको चूज़ करते हैं तो वो सही चूज़ हो जाती है। तो सवाल रहता है कि उन 3 घंटों के दौरान आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन था और उसमें आपने कैसे अटेम्प्ट किया। तो पीएससी जो दे रहे हैं युवा और जो लड़के और लड़कियां दे रहे हैं, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले बेसिक टेक्स्ट बुक से शुरुआत करें और सिलेबस को थॉरोली पढ़ें और चरणबद्ध बना लें अपना कार्यक्रम। और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जो मोबाइल इंटरनेट से अनुशासन में बहुत बाधा पहुंचती है, और आजकल सब शहर में घूमने फिरने की बहुत जगह डेवलप हो गई है। आप फोकस्ड रहें और सभी चीज़ों को डीप में जाके अपनी पढ़ाई करें, टाइम कैलकुलेट कर कर मतलब घड़ी के साथ प्रैक्टिस करें तो हमेशा सफलता मिलती है। और अब यदि आप लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा जो है किसी भी जीवन को तय करने के लिए अंतिम मुकाम नहीं है। कई छात्र मैंने सुना है कि नहीं निकल पाते हैं तो कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, अपनी जीवन समाप्त करने के लिए सोच लेते हैं। तो एक ये विकल्प नहीं होता, कई विकल्प होते हैं, कई जगह जाया जा सकता है। रोजगार निर्माण पढ़ें, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब हैं, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि यदि आप फोकस रहते हैं तो मंजिल बहुत आसान है। ज़िंदगी तूने कसर न छोड़ी हमें अजमाने की, और मुझे आदत है हिम्मत से कदम बढ़ाने की। सब युवाओं को और युवतियों को ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर एक हॉबी ज़रूर रखें, क्योंकि आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं या खाली टाइम होते हैं तो आलतू फालतू सोचने के बजाय कुछ आर्टिस्टिक वर्क करें। किसी को लिखना आता है तो एक छोटा सा आज का विचार लिखें, कोई कहानी का प्लॉट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्लॉट में लिखा जाए। या आप पेंटिंग करते हैं तो जैसे क्ले पेंटिंग है, बॉटल पेंटिंग है, छोटा सा पेन स्टैंड बनाना है या पेंटिंग है, कुछ नहीं तो एक स्केच बुक लगा के उसमें स्केच करना, कलर करना करें। इससे दिमाग में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और तनाव भी दूर होता है।